हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का चैप्टर 1, दैट इज़ मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने पर्टिकुलरली DSSB PRT के कॉन्टेक्स्ट में वीडियो डाली है, बट ये अदर एग्जाम्स के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपको NCERT पढ़ना है, ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट शुरू करते हैं। मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम यहाँ से कहानी शुरू करेंगे कि हमारा आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन बनना कैसे शुरू हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई जिसकी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्या प्रोसेस रहा होगा। तो इंट्रोडक्शन में बात करें, सबसे पहले हम जान लेते हैं बेसिक आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बनाया गया है जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर एक स्टेट जो है वो गवर्न करेगी। तो एक फंडामेंटल कुछ प्रिंसिपल्स बना दिए गए हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ फंडामेंटल प्रिंसिपल जिसके थ्रू स्टेट गवर्न करती है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गाइड्स कि हाउ अ कंट्री, स्टेट और अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, है ना। यानी कि एक बुक बना दी गई है जिसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे गए हैं, जैसे ग्रामर की बुक होती है ना, जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं कि कैसे इंग्लिश काम करेगा, कैसे इंग्लिश को बोलना है, कैसे लोग यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश को। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक बना दी गई है जिसमें सेट ऑफ रूल्स लिखे हुए हैं जो ये बताएगा कि कैसे कंट्री चलेगा, कैसे कंट्री जो है फॉलो करेगा उस चीज़ को। या नॉट ओनली कंट्री, हाउ कंट्री, स्टेट और जितने अदर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करेगा, इसके लिए सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए हैं। तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज द हाइएस्ट लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, सो अब अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है इंडिया में, वो 1934 में आया था MN राव के थ्रू। ठीक है, ये मैप के थ्रू छोटा सा है, वो आपको समझ आ जाएगा। ऑल्सो हैंड रिटन नोट्स मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक लगते हैं, मतलब हाउएवर ये मैंने इस वीडियो का एक और प्रॉफिट है कि जो स्टूडेंट्स बैच नहीं ले सकते हैं, ठीक है, या नहीं किसी भी वजह से, या वो कन्फ्यूज्ड है, या उन्हें वो नहीं देना चाहते हैं, जो भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि इसमें आपको क्या हो रहा है कि आप ये मैं बैच का नाम तो नहीं लूँगी, बट ये एक बैच के ही नोट्स है, बैच के थ्रू ही नोट्स बनाए गए हैं एंड मुझे मिले हैं यहाँ से, तो मैं रिवील तो नहीं कर सकती, बट येस, तो ये आपको हेल्पफुल है, ये आप ऑथेंटिक मान सकते हो। ओके ओके, सो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो है MN राव के द्वारा आया था 1934 में। गॉट इट। उसके बाद 1934 में पहली बार आइडिया निकाला गया कि यार हम भी अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं इंडिया का। उसके बाद 1935 में INC ने ऑफिशियली डिमांड करना शुरू किया। मतलब पहले तो बस ऐसा होता नहीं, डिस्कशन होता है, बातचीत हो रही होती है, फिर बातों बातों में ही एक हवा सी उड़ जाती है, एक कोई आइडिया हवा में आ जाता है उस डिस्कशन में। ठीक है, लेकिन 1935 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया कि भाई अब तो हमें भी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। ऐसा नहीं कि हमने डिमांड किया और हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिल गई, लेकिन बस नाम का ही हमारा है, मतलब नाम का है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और बाकी सब कुछ चीज़ें जो है हैंडल की जा रही है बाहरी लोगों के द्वारा, दैट इज़ ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मतलब 1938 में इन्होंने डिमांड किया कि हमें इंडिपेंडेंट अपना खुद का हो, अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए जिसमें किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा, मतलब कोई बाहर से इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, सारा कंट्रोल हम इंडियंस के पास ही होगा, ऐसा इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। इसकी डिमांड की 1938 में। ठीक है, अब देखो 1939 में ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अब एक मिनट मैं अभी बताती हूँ। अब 1938 ये अभी भूल जाओ, है ना। अब देखो 1938 में उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड की। 1940 तक जो डिमांड है वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब इन्होंने ये जो एक्सेप्ट की, इसमें अच्छी मतलब हमें लगेगा कि यार कितने अच्छे एक्सेप्ट कर लिया, बट इनकी एक्सेप्ट करने के पीछे रीज़न ये था कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ठीक है, तो वो क्या चाहते थे, ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस को काफ़ी यूज़ किया गया था, इन्होंने काफ़ी वर्ल्ड वॉर 2 में हेल्प किया था ब्रिटिशर्स की, खुद सोल्जर्स बन के फाइट भी किया था, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कई तरीक़ों से हेल्प किया था वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियंस ने। ठीक है, तो अब हमें इंडियंस का, ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट तो चाहिए था ना, वॉर हो रहा था वर्ल्ड वॉर 2, तो सपोर्ट तो चाहिए था, तो इसलिए इंडियंस का सपोर्ट मिल सके, इसीलिए इन्होंने 1940 में जो है ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। 1942 में जो सर स्टैनवर्ड क्रिप्स है, ये नाम आप ध्यान रखिएगा, सर स्टैनवर्ड क्रिप्स, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं, बट ऐसे के लिए एटलीस्ट फैमिलियर तो हो। इन्होंने क्योंकि अब एक्सेप्ट तो कर लिया डिमांड, अब इन्होंने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया इस पे
इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए। एंड मतलब हाँ, प्रपोजल ड्राफ्ट कर दिया और इन्होंने क्या बोला कि यार देखो हमने ना प्रपोजल तैयार कर लिया है, बट अब हम इसको तुम लोग अडॉप्ट कर लेना, तुम लोग एक बार वर्ल्ड वॉर 2 जो है खत्म हो जाएगा, फिर तुम लोग अडॉप्ट कर लेना, ठीक है। ऐसी बात हुई कि यार हमने प्रपोजल बना दिया है, अब वर्ल्ड वॉर 2 एक बार खत्म होने दो, उसके बाद तुम लोग अडॉप्ट कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो ड्राफ्ट बनाया गया था, इसको मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया था, क्योंकि इस टाइम पे मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी में तो थी ही, बट उन जो मुस्लिम लीग है वो ना एक सेपरेट कंट्री की डिमांड कर रहे थे, यार हमें सेपरेट स्टेट चाहिए या कंट्री चाहिए, इस तरह की बातें हो रही थी। तो वो इसके सपोर्ट में नहीं थे मुस्लिम लीग, ठीक है। अब तो ये हो गया 1942 में ड्राफ्ट बना दिया और बोला कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप जो है अडॉप्ट कर लेना। अब मुझे बताओगे कि अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कब हुआ था, शुरू कब हुआ था और ख़त्म कब हुआ था। ओके, आई एम सॉरी, मुझे हिचकी आ रही थी। सो यस, यहाँ पे सामने ही लिखा है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था एंड 1945 तक चला था, यानी 1945 में ख़त्म हो गया था। 1945 में एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 हुआ एंड जर्मनी हार गई और जो ब्रिटेन यूएसए है वो जीत गया, राइट। अब 1946 में, क्योंकि बात हुई थी ना कि यार हाँ अडॉप्ट करेंगे, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने दो, 1946 में इलेक्शंस हुए थे ब्रिटेन में, और वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे ब्रिटेन के, ठीक है। मतलब जो चल रहे थे वो हार गए थे, नए प्राइम मिनिस्टर बने थे जिनका नाम था लॉर्ड एटली 1946 में। ओके, अब इनकी बात करें, जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने थे लॉर्ड एटली, ये इनका जो रुझाव है इंडिया की तरफ वो थोड़ा वो सपोर्ट में थे इंडिया के। क्यों वो बोल रहे थे, वो मतलब उनका भी मानना था कि यार हमें इंडिया को फ्री कर देना चाहिए, हम जो है इतने सारे कंट्रीज़ का अब लोड नहीं ले सकते, तो लेट देम फ्री, मतलब उनको फ्री कर देते हैं इंडियंस को, ठीक है। तो अब क्या चाहिए उनको, क्यों, क्या डिमांड है उनकी, यार दे दो ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या दिक्कत है, इन सबसे अब पीछा छुड़ाओ, हम अब और इतना लोड नहीं ले पाएंगे भाई। तो इस तरह का जो है मेंटालिटी था जो न्यू प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, न्यू प्राइम मिनिस्टर बन गए, अब हमारी यहाँ से शुरुआत होती है कैबिनेट मिशन प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था। अब 1946 में लॉर्ड एटली ने बोला कि हाँ, जैसे मैंने बोला ना, उनका मेंटालिटी था यार चलो यार इनको फ्री करते हैं, क्या मांग रहे हैं, दे दो इनको, दे दो कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही थोड़ी बना लिया, दे दिया। सो लॉर्ड एटली ने एक कैबिनेट मिशन भेजा कि तुम जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया में तुम्हें सेटअप करना है। एक कैबिनेट मिशन को भेजा, उसमें मतलब कुछ 3 मेंबर्स थे, उस कैबिनेट में 3 मेंबर्स थे और उनकी ड्यूटी थी कि आपको इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप करना है। अब वो कौन कौन से 3 मेंबर्स थे जो लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन बना के भेजा था। पहला तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा सर स्टैफर्ड क्रिप्स, तीसरा मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। अब इनको याद करने की ज़रूरत है, बस मैं आपको कहानी की तरह सुनना है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो याद करने वाली, वो भी आएगी नीचे, वो मैं बताऊंगी आपको। अब ऑब्जेक्टिव क्या था इस कैबिनेट मिशन का, टू हेल्प इंडिया टू हेल्प इंडिया टू अचीव इंडिपेंडेंस अर्लीस्ट एंड टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ऐसा थोड़ी है कि हमने इसको ऐसे ही आज़ाद कर देंगे किसी कंट्री को, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, कोई कंट्री भी चलेगी कैसे। सो ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे कि मैंने बताया, उनका जो न्यू हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, हमारे नहीं ब्रिटेन के, उनका था जल्दी से जल्दी इनको इंडिपेंडेंस दिलाओ, हमारा लोड हटाओ। तो अब ऐसे थोड़ी इंडिपेंडेंस छोड़ सकते हैं, है ना। अब कंट्री को संभालने के लिए, उसके लिए पहले हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव कैबिनेट मिशन का ये था, ठीक है। हाँ, अब उस टाइम पे मुस्लिम लीग्स वगैरह प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब डिमांड कर रहे थे कि यार हमें अलग से दो, हमें अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। तो इन्होंने जो है जो कैबिनेट मिशन में ये जो थे मेंबर्स और जो लॉर्ड एटली है, उन्होंने भी इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि यार देखो मुस्लिम्स के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने जो स्कीम प्रोवाइड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, ये यहाँ पे CA यहाँ पर लिखा है, CA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो लेकिन जो इन्होंने स्कीम प्रोवाइड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, वो बाद में मुस्लिम लीग भी सेटिस्फाइड हो गई थी। सो जो कैबिनेट मिशन था हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कैबिनेट मिशन का, क्या उन कैबिनेट मिशन को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो कैसे इलेक्ट किए गए थे, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये मतलब आ सकता है कि हम इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जाम में इतना डिटेल में आ सकता है। अब आपको पढ़ना ही है एनसीईआरटी डिटेल में, तो ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रखना है ना। तो जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना था उसके लिए अब मेंबर्स भी चाहिए, तो वो मेंबर्स कैसे इलेक्ट किए गए थे, यानी हम कौन से मेंबर्स डिसाइड करें कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए, कैसे हम वो डिसाइड करें। तो ये कैसे इलेक्ट किया गया था, तो ये इलेक्ट किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट किए गए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू। इसके बारे में हम अभी आगे बात करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना ना। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, 1946 नवंबर में, ठीक है। कैसे हुआ था, फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। तो मतलब अब कुछ ना तो सही, इतना तो आपको आइडिया होगा ना कि कैबिनेट मिशन किस चीज़ से रिलेटेड है ना, कभी पूछते है ना, इतना आइडिया हो गया। नाउ अब ना 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, जैसे कि मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट हुए थे। कैसे हुए थे इलेक्ट, कमेंट में लिखो, इससे आपको याद भी होगा, ठीक है। जब तक आप लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। कैसे हुए थे इलेक्ट, सोचो और मुझे कमेंट में बताओ कैसे हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू, राइट। नाउ हाँ, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है 1946 में नवंबर में कॉन्स्टिट्यूट हो गया था एज, अच्छा अभी हमने बात की थी कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है 1945 में ख़त्म हो गया था, और जैसा कि प्लान था कि यार हम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर देंगे, तो देख रहे हो 1946 में जो है, मतलब नॉट अडॉप्ट फाइनल वाला, बट कॉन्स्टिट्यूट तो कर दिया गया था 1946 में नवंबर में ही। एंड किसके द्वारा फॉर्मुलेटेड था, बाय कैबिनेट मिशन प्लान फॉर्मुलेट किया गया था। अब 11 गवर्नर प्रोविंसेस थे, ठीक है, उसमें हमारे प्रिंसली स्टेट्स भी आ जाते हैं और 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज भी थे। अभी जो ब्रिटिश कमिश्नरी 4 कहाँ कहाँ के थे, एक दिल्ली के, एक अजमेर मारवाड़ा के, एक कॉर्ग के, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान के इम्पोर्टेंट नहीं होता। अब बात करते हैं हम अगर थोड़ा डिटेल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे टोटल, 389, ठीक है। और कैसे इलेक्ट हुए थे, अगर पूछा जाए कि मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कैसे इलेक्ट किए गए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू। अब टोटल जो है वो 389 मेंबर्स थे उस टाइम पे, ठीक है। और अब ये 389 मेंबर्स कैसे इलेक्ट हुए थे 2 तरीक़ों से। पहला तो इलेक्टेड हुए थे, मतलब ओके, इनमें से 389 सभी लोग इलेक्ट नहीं हुए थे इलेक्शन के थ्रू। इसमें से सिर्फ एक तो इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट हुए थे और एक नॉमिनेट किए गए थे। अब इसकी बात करते हैं। 296 मेंबर्स जो है वो इलेक्ट हुए थे। इसके अंदर आपके मुस्लिम, सिख्स, जनरल जो लोग हैं, ये मतलब ये रिजर्व्ड थे इलेक्शन के लिए, ये 3 ग्रुप के लोग, ठीक है, मुस्लिम, सिख्स एंड जो जनरल थे। कैसे इलेक्ट हुए थे, अब इलेक्शन जो है वो प्रोविंसेस के साथ हुआ था, प्लस जो ब्रिटिश कमिश्नरीज थी, 4 जो कमिश्नरी जैसे ऊपर मैंने बताया इनमें से हुई थी, यानी टोटल प्रोविंसेस थी 292 एंड प्लस ब्रिटिश कमिश्नरीज। इस बेसिस पे इलेक्ट हुए थे 296, और बाकी कुछ ऐसे भी लोग थे जो इलेक्ट नहीं हुए थे बट नॉमिनेट किए गए थे। अब ऐसे के कौन से लोग थे, ये प्रिंसली स्टेट्स में से कुछ लोगों को नॉमिनेट किए गए थे, जो थोड़े राजा महाराजाओं की फैमिलीज में से हुआ करते थे, उसमें से नॉमिनेट किए गए थे। इनको इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। हाँ, स्टेड अवे फ्रॉम द असेंबली, प्रिंसली स्टेट्स स्टेड अवे फ्रॉम द असेंबली, इनको बस नॉमिनेट किया गया था। कितने लोग, 93, यानी 389 में से 296 लोग इलेक्टेड थे और 93 लोग नॉमिनेटेड थे। अब इलेक्टेड में भी जैसे कि मैंने बताया ना कि 4 इसके अंदर भी अगर हम सब कैटेगरी हमें बताना हो कि प्रोविंसेस थे, एक तो 4 ब्रिटिश कमिश्नरीज थी, तो इसमें से देखो कौन कौन सी पार्टी थी। आईएनसी पहली तो हो गई 208 सीट्स के साथ, मुस्लिम लीग, और यही जीते, सबसे ज़्यादा वोट जो है इन्हीं को मिला था आईएनसी को, यानी 208 लोग जो है आईएनसी के थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे, और 73 लोग मुस्लिम लीग पार्टी में से थे, और कुछ स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसमें से 8 लोग थे, और इंडिपेंडेंट 7 थे, ठीक है। ये इसी के अंदर आता है, ये चीज़ जो है इसी के अंदर आता है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम नेचर कैसा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, उसका नेचर कैसा था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आई डोंट नो कि वाई इसमें हाईलाइट नहीं किया गया है, पर नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
ये जानना ज़रूरी है कि अभी तो नहीं है, अभी हमारा बाय कैमरल है, बट उस टाइम पे जो है कैसा था, सिंगल हाउस सिस्टम था। कैसा था, जिसको हम यूनिकैमरल कह सकते हैं। यूनिकैमरल मतलब सिंगल हाउस सिस्टम। और अब तो हमारा बाय कैमरल है। ठीक है, आप कमेंट में बताना कि इसका क्या मतलब है ज़रा। ठीक है, ताकि जो और भी बच्चे हैं जिनको नहीं आइडिया हो, तो रेदर देन कि उनका टाइम बच जाएगा ना कि वो गूगल पे सर्च करें, या फिर कई लोग छोड़ भी देते हैं। ठीक है, तो इट वुड बी बेटर कि अगर आपको, जिसको पता है कि बाय कैमरल क्या है, हमारा आज का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कैसे है, बाय कैमरल का क्या मतलब है, तो वो कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन उस टाइम में जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था, तब हमारा जो नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक सिंगल हाउस सिस्टम था, यूनिकैमरल था। और इसमें इसका दूसरा नेचर क्या था, ये पार्शियली इलेक्टेड था एंड पार्शियली नॉमिनेटेड था, जैसे कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, तीसरा पार्शियली इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड पार्शियली नॉमिनेटेड, एक ही चीज़ है यार, मतलब कुछ लोगों को तो इलेक्ट किया, कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे और पार्शियली नॉमिनेटेड थे, ये बात भी सही है। तीसरा मतलब ये लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि नेचर नहीं है, बट हाँ एक पॉइंट जो दिमाग में रख सकते हो, या मतलब ऐसे इन जनरल, मतलब ऐसे मिसलिनियस में जो आपको ध्यान होना चाहिए कि महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जयप्रकाश नारायण, इस तरह के और भी कई जो फेमस नेशनलिस्ट थे, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट नहीं थे, वो नॉट इट्स मेंबर। ठीक है, अब सबके अलग अलग रीजंस थे। महात्मा गांधी जी ने खुद ही मना किया था कि मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट बनने के लिए, तो इन्होंने ऐसा कहा था। कई लोगों ने रीजंस दिए, कई ने नहीं दिए। ठीक है, तो वो अलग बात है। बट हाँ, इस तरह के लोग, कई जो फेमस नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने पार्ट नहीं लिया था, ये भी बात सत्य है। ओके, अब स्टार्टिंग में तो देखो 389 मेंबर्स थे, लेकिन जब इंडिया का पार्टीशन हुआ, ये तब की बात है बच्चों, ये 389 मेंबर्स तब की बात है जब इंडिया के अंदर पाकिस्तान भी आता था, और भी जो कंट्री है अभी जो अलग हो गए हैं, बांग्लादेश में भी, हाँ मतलब तब की बात है। ठीक है, लेकिन जब इंडिया का पार्टीशन हो गया, उसके बाद हमारे 299 मेंबर्स हुए। अब बात करते हैं कि कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें, मतलब कैसे, व्हाट आर द वर्किंग्स ऑफ, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ, नॉट फंक्शंस बट ओके, ये सब छोड़ो, क्या क्या काम थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। सो पहली चीज़ कि जो सीए की यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो पहली मीटिंग है वो कब हुई थी, 19 दिसंबर 1946, पहली मीटिंग। ठीक है, जो कि जिसको मुस्लिम लीग के द्वारा बॉयकॉट किया गया था, क्योंकि वो तो यार सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे ना। सो इट वाज ओनली अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स, यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो सिर्फ इतने मेंबर्स के द्वारा अटेंड की गई थी, जो मुस्लिम लीग थी उनके द्वारा नहीं अटेंड की गई थी। और उस टाइम पे जो हमारी पहली मीटिंग हुई थी, उस टाइम के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली बनाया गया। किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो अगर आपसे ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है, रेदर देन कि सब लोग ये याद करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछ लें, ठीक है, कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन बने थे, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम पे जल्दबाजी के लिए कोई, तो मतलब मान लो कि कल मीटिंग है और उसके लिए हमें कोई प्रेसिडेंट तो खड़ा करना ही था, तो इसलिए हमने टेम्पररी किसको बना दिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कौन थे टेम्पररी और पहले प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सिर्फ 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट बने थे ये। ठीक है, या ऐसे भी पूछ ले कि अगर 2 दिन का प्रेसिडेंट कौन बना था, है ना, जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई थी। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दूसरी मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946, 2 दिन के बाद। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर अब परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये पेज की जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दैट इज़ प्रेसिडेंट कहो या चेयरमैन कहो, मालूम चला आपने रट लिया कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहले कौन थे, जो परमानेंट है। ठीक है, बट अगर आपसे क्वेश्चन में चेयरमैन पूछ लिया तो आप बता ही नहीं पा रहे, तो प्रेसिडेंट या चेयरमैन एक ही बात है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली कौन थे, डॉक्टर HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। ठीक है, मैं कहना है, चलो जूम कर दो। ओके, जो हमारे एडवाइजरी थे असेंबली के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू इसके। ठीक है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, बट ये भी है कि असेंबली के एडवाइजरी कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के BN राव। ठीक है, BN राव।
ये सारी चीज़ें कब डिसाइड हुई थी? जब हमारी सेकेंड मीटिंग हुई थी ना 11 दिसंबर 1946 को, तब। और सेक्रेटरी कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? HVR अयंगर। ठीक है, ये हो गया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये क्या बना है? जो सेकेंड मीटिंग हो गई 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को ना, हाँ। पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर को। ईयर क्या था? 1946। याद हो गया जी? ओके, अब इसको रिवाइज करते रहना तो याद हो जाएगा, कोई इतना रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? अब सेकेंड मीटिंग हो गई आपकी 11 दिसंबर को। अब 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बढ़ाया गया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास, मतलब उस चीज़ को बढ़ाया गया। इन्होंने क्या लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर। इसमें उन्होंने जो फंडामेंटल्स क्या क्या होना चाहिए और बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है किस फिलोसफी पे बेस्ड होना चाहिए, उन सब की बात की थी। और इन्होंने इस पे जो रेजोल्यूशन है इसमें बोला था कि इंडिया को एज ए सोवरेन रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज की बात की गई थी। ये गारंटीड करना था कि टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया जस्टिस, इक्वालिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम गारंटेड टू ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। क्या क्या? जस्टिस, इक्वालिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। तो इस रेजोल्यूशन में ये सारी चीज़ें बातें जो है वो लिखी गई थी। और इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, यानी कि प्रपोजल के 40 दिन बाद इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। यानी कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए थे ना, उस ऑब्जेक्शन के लिए जो रेजोल्यूशन था उसको अडॉप्ट किया गया था 40 दिन बाद। ठीक है, फिर ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया 22 जनवरी को 1947 में। हमारा 40 दिन बाद, यानी कि दिसंबर में जो हुआ था 13 दिसंबर को, ऑब्जेक्शन रेजोल्यूशन को बढ़ाया गया था। एंड ये जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था 40 दिन बाद। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ना पूरे 2 साल 11 मंथ और 18 दिन, इतने मतलब अबाउट अगर हम एवरेज बोलें तो अबाउट 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनलाइज करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फाइनलाइज हो गया था 26 नवंबर 1949 में। क्लियर है? हाँ, अब ये क्वेश्चन ज़रूर उठ रहा होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज हो गया था 26 नवंबर को ही, ठीक है, 1949 26 नवंबर को हो गया था, तो हम 26 जनवरी 1950 को क्यों मनाते हैं? तो इसका हम आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि फाइनलाइज तो कर दिया इन्होंने, मतलब इतने अबाउट 3 साल लगे, फाइनलाइज हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनलाइज हो गया 26 नवंबर को। लेकिन इसके पीछे भी कहानी थी, कुछ खास कहानी नहीं थी, बट कहानी होगी ही डेफिनेटली। बट पूरी तरह से लागू जो है इसको वो 26 जनवरी 1950 में किया गया था। ठीक है, अब डिफरेंट कमिटीज़ की बात करते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ध्यान से ज़रा कंसंट्रेशन के साथ आप चाहे तो लिख सकते हैं, पर हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं बिकॉज वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। मतलब इतनी भी बड़ी नहीं है, बट ना मेरे को अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो वीडियो अभी तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिफरेंट कमिटीज़ की बात करते हैं। तो तब तक के लिए अगर आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लग रहा है, समझ आ रही है कहानी, तो यार कमेंट डाउन ज़रूर करना, अपने व्यूज़ दो, सब्सक्राइब कर लो अगर हेल्पफुल लग रहा है चैनल। एंड बस दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी।